नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। 26 मई को मोदी सरकार को सत्ता में आए पूरे एक साल हो जाएंगे। मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में जुट गई है और खबर है कि केंद्र के सारे मंत्री साल भर में जो कामकाज किया है उसका लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता के लिए अच्छे दिन लाने की कोशिशों में जुटी है। तो सत्ता पर मोदी सरकार पूरे धमक के साथ बैठी थी। अब इसका एक साल भी करीब करीब पूरा हो गया और जनता मोदी के उन वादों को याद कर रही है जो उन्होंने खुद को चुनने की गुहार के साथ किया था। मोदी सरकार जनता की कसौटी पर कितनी खरी उतरी है, ये जानने की कोशिश हम अगले 1 घंटे तक करेंगे और इसके लिए हमारे साथ पूरा पैनल भी मौजूद रहेगा। कहानी पूरे साल की, क्या किया क्या नहीं कर पाए, सवाल जनता की, कसौटी पर मोदी सरकार, भरोसे पर कितनी खरी उतरी मोदी सरकार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। मोदी सरकार को सत्तानशी हुए साल पूरा होने को है। जनता उनके वादों को याद कर रही है, उनकी सरकार को कसौटी पर कस रही है। मोदी के उन वादों को याद कर रही है जिन पर उसे भरोसा हुआ था कि अच्छे दिन आएंगे। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। तो विरोधी तंज कस रहे हैं और जनता को ये बताने में जुटे हैं कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मोदी जी ने कहा कि मैं आप सबको रोजगार दूंगा, मेक इन इंडिया, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है, और आपसे कहते हैं कि भैया मेक इन इंडिया रोजगार। लेकिन मोदी सरकार में अहम मंत्री अरुण जेटली सरकार को 100% अंकों से पास करार दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जनता ने मोदी को पीएम बनाकर कोई गलती नहीं की। सियासी वादों के बीच हालांकि मोदी सरकार अपनी पीठ ये कहकर जरूर थपथपा सकती है कि इन सालों में दुनिया की नजर में भारत का कद बढ़ा है। मोदी का स्वागत जिस तरह से अमेरिका और चीन में किया गया, उससे ये एहसास हुआ कि भारत को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को ये क्रेडिट जरूर दिया जा सकता है कि इस एक साल में एक भी ऐसी खबर कम से कम नहीं आई जिनसे किसी गड़बड़झाले की बू आती हो। कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करे, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं और हम तो मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। मोदी सरकार के दौरान विकास की गाड़ी भी पटरी पर वापस लौटती नजर आ रही है। एसोचैम ने भी मोदी सरकार को 10 में से 7 अंकों के साथ पास करार दे रही है। एसोचैम भी मोदी सरकार को 10 में से 7 अंकों से पास करार दे रही है और उम्मीद जता रही है कि आने वाले दिनों में ये रफ्तार और तेज होती जाएगी। विदेशी एजेंसियां भी ये साफ कर रही हैं कि 2016 में भारत का जीडीपी ग्रोथ चीन को पीछे छोड़ देगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार
1 साल पूरे होने का जश्न मना सकती है। लेकिन ये भी साफ है कि जनता ने यह मौका 5 साल का दिया था, लिहाजा कसौटी पर साल नहीं एक एक दिन कसा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि मोदी ने देश की चौकीदारी कितनी शिद्दत से की और उसका देश को कितना फायदा हुआ। और देश को कितना फायदा हुआ, जी हाँ, यही प्रश्न है। लेकिन इन प्रश्नों के तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार है मोदी सरकार। 1 साल पूरा होने पर बाकायदा रिपोर्ट कार्ड भी बनाई गई है जो बांटी भी जाएगी और तमाम जो ब्यौरा है इस 1 साल का वो भी दिया जाएगा। लेकिन क्या इससे वाकई जनता संतुष्ट है या फिर अभी कोई कसर है? अंक जो है वो दिए जा रहे हैं, नंबर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या उन अंकों का सही इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रश्न जरूर है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ में पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ में मौजूद हैं वंशीलाल, नेता कांग्रेस, संदीप दुबे, नेता बीजेपी, मनोहर मनोज, वरिष्ठ पत्रकार, और पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मनोहर मनोज जी, पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने, इसका गुणगान करने की कोशिश हो रही है, डिटेल्स देने की कोशिश हो रही है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कहेंगे इन अच्छे दिनों को आप? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कि बड़ा ही एक इंटेंशनल व्यू पॉइंट लोग बनाते हैं। मेरे हिसाब से जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं किसी सरकारों के परफॉर्मेंस की या पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टोज की, मेरे हिसाब से उसका एक एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर होना चाहिए। और वो पैरामीटर उसमें बेटर गवर्नेंस, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू का यूटिलाइजेशन, लीकेजेस को कम से कम करना, नेट सोशल गेन लोगों को कितना मिल रहा है वो बताना, एडमिनिस्ट्रेशन के कॉस्ट को कम करना, उसके रिटर्न को ज़्यादा लाना। अगर इकोनॉमिक इंटरप्राइजेज है तो वहाँ पर फायदे ज़्यादा होना, अगर सोशल इंटरप्राइजेज है तो पब्लिक का वेलफेयर का कोई मेजरमेंट होना, पॉलिटिकल पार्टी के मंत्रियों के द्वारा करप्शन ना के बराबर होना। कई सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिस पैरामीटर को हमारे यहाँ किसी एक स्टैंडर्ड चर्चा में लिया नहीं जाता। अपने अपने हिसाब से इवन की इंटेलिजेंसिया भी पार्टीजन पॉलिटिक्स में बटी हुई है। किसी को बीजेपी अच्छा लगता है, किसी को राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, किसी को केजरीवाल अच्छे लगते हैं, वगैरह वगैरह। इस आधार पे अगर जो विपक्ष की पार्टी है वो इसका विरोध करेगी। लेकिन चूंकि हम लोग किसी पार्टी से नहीं ताल्लुक रखते, कहीं ना कहीं एक जर्नलिस्ट और एक एनालिसिस्ट के रूप में एक हमारा जो थर्ड आई जो कहता है कि पहले हम पैरामीटर पे लाएं, तो पैरामीटर पे जब हम लाते हैं तो शुरुआत तो करनी चाहिए कि जो फंडामेंटल्स हैं, जो सिस्टम के फंडामेंटल्स हैं, अगर उसके लिए कोई काम करता है जिसमें कोई राजनीतिक फायदा नहीं छिपा होता है, किसी दलगत स्वार्थ नहीं छिपा होता है, अगर वो चीज आप करते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक तरीके से, स्वमेव तरीके से सब अच्छी होती जाएंगी। उसमें कहीं ना कहीं पहला स्थान करप्शन का आता है। अगर आपने नरेंद्र मोदी की चर्चा की तो पिछली बार जो चुनाव हुए उस चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार और कहीं न कहीं कुछ तबकों के द्वारा सिस्टम के फंडामेंटल्स में बदलाव जिससे हम लोग ताल्लुक रखते हैं, ये अपेक्षा थी मोदी सरकार की तरफ। लेकिन अगर पिछले अब 1 साल के कामों को पूरे बारीकी तौर पे देखें, देखिए कई लोग एनालिसिस इस आधार पे भी करते हैं कि जो उपचुनाव होते हैं या राज्यों में चुनाव होते हैं उसमें किस पार्टी को समर्थन मिलता है। आपके हिसाब से क्या? तो मेरे हिसाब से अगर आप न्यूट्रल तरीके से देखें तो फंडामेंटल्स पे इस मोदी सरकार ने कोई बहुत उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। लेकिन अगर आप एक रूटीन गवर्नेंस जो एक परिपाटी रही है, उस परिपाटी के आधार पर मोदी सरकार उसमें चेंज नजर आया है, उसमें बुरा नहीं कर सकते। उन्होंने एक अच्छी सरकार चलाई बिल्कुल, है बिल्कुल। और कुछ उसने 7-8 जो उनके स्कीमें हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े इनोवेटिव भी रही हैं, लगा है कि सरकार कुछ नया कर रही है। लेकिन मैं एक लाइन कहूंगा, इनकी जो योजना थी, तमाम योजनाओं में जनधन और अभी अभी जो इनकी 3 जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम आई है, अटल पेंशन योजना, जो जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और एक विकलांगता सुरक्षा योजना, अगर ये चारों योजना को मिला दें तो मैं इस मोदी सरकार का सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लान मानता हूं कि ये सीधे सीधे जनता के आर्थिक और सामाजिक हितों को बिना किसी सब्सिडी, बिना किसी खजाना खोले उन्हें एक एम्पावरमेंट देने का काम कर रहा है।
कांग्रेस पार्टी जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत करने वाली पार्टी, और वही पार्टी जब सोनिया के रिजीम में आती है तो उनके नेशनल एडवाइजरी कमीशन के कुछ लोगों के सलाह से वो स्कीमें लाई गई जो खजाना तो खोल देती थी लेकिन करप्शन को दूर नहीं कर पाती थी और पैसे का मिस यूटिलाइजेशन तो आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने जो भी अभी तक काम हुए हैं, जो मोदी सरकार के कामकाज हैं, वो थोड़ा सा भिन्न है पिछली सरकार, थोड़ा सा भिन्न है। लेकिन मैं दो चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा जो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं और पैनल के लोग बोलेंगे। जो इनकी एक बहुत बड़ी चर्चित योजना रही क्लीन इंडिया, तो क्लीन इंडिया कैंपेन को मैं एक फियास्को मानता हूं। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो है महात्मा गांधी, मैं उसे गहरी असफलता मानता हूं। वो केवल पोस्टरिंग साबित हुआ, उसको लेकर के कोई बहुत साउंड प्लान नहीं था। तीसरा, मेक इन इंडिया को लेकर जो लोग अभी आपके फुटेज में दिखाया जा रहा था कि राहुल अटैक कर रहे थे, मेक इन इंडिया कोई पॉपुलर स्कीम नहीं है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान है जिसमें कि टाइम लगेगा। बाकी स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है, देश इससे लाभान्वित होगा या नहीं, ये मुझे लगता है होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक कैंपेन है। लेकिन दो चीजें, एक आलोचना का जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करती है नरेंद्र मोदी सरकार की, कि पहला ये कि जो सरकार सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने की बात करती थी और सरकारी महकमों द्वारा जो होने वाले रोजगार हैं उस पर इन्होंने 1 साल की बंदिश लगा दी, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा, ये भ्रष्टाचार को दूर करने वाली ये सरकार अभी CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं कर पाई? तो ये दो सवाल जो है इनके सामने प्रश्न चिन्ह के रूप में प्रश्न है आपके, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन पुष्परंजन जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं मनोज जी की बातों से आप? नहीं, मेरा थोड़ा देखने का नजरिया कुछ और है। 1 साल में सरकार ने क्या किया उसकी समीक्षा करने हम सब बैठे हुए हैं। 1 साल में विपक्ष ने क्या किया इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए देश भर में। विपक्ष कहाँ तक तैयार था? विपक्ष ने जो आने वाले चुनाव है बिहार में, बंगाल में, ये दक्षिण में आपको जाना है, तो आपने उस तरह से किस तरह से तैयारी की है, कैसे आप काउंटर करेंगे, कैसे आपके जो समर्थक लोग धीरे धीरे टूट रहे हैं। बीजू जनता दल से शुरू किए, बंगाल में देखिए ममता, समर्थक भी टूट रहे हैं, खुद पार्टी के भीतर भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ये जग जाहिर है। नहीं चल रहा है। बिहार में भी उसी तरह की स्थिति, अभी भी कांग्रेस को अच्छी लीडरशिप चाहिए या ग्रास रूट पे जो काम करना है उन्हें, वो सब चीजें स्पष्ट नहीं है। तो अच्छा, यहाँ आपको छोटा उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ, दिल्ली का ही उदाहरण देना चाहता हूँ। जी। अधिकांश नेता टेलीविजन चैनल पे ही दिख रहे हैं, सड़कों पे अभी भी नहीं दिख रहे हैं। लोगों के बीच कम पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, सांसद रहे थे पहले संदीप दीक्षित जी, अभी भी टीवी चैनल पर जरूर दिखते हैं बयान करते हुए, लेकिन अपने इलाके में कभी नहीं। प्रश्न बनता है यहाँ पर, बंशीलाल जी क्या कहेंगे आप पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपने 1 साल में क्या किया। प्रश्न ये भी है कि आपने भी क्या किया इस 1 साल के भीतर, और प्रश्न ये भी है कि जो वक्त आपके पास था आपने उसका सही दिशा में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देखिए, अब इधर से हमारे माखन जी हैं कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और जो हमारे राहुल गांधी जी हैं जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। जो भी क्या वाकई वो गांव-गांव शहर-शहर जाकर जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं या सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? सुन रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। क्या किसान मर रहा है, बुरा हाल हो गया किसान देश में आज से नहीं मर रहा है। नहीं, अब तो ज्यादा हुआ ना, इस साल तो ज्यादा हुआ ना, बताइए आप। आज से नहीं, प्राकृतिक आपदा है, ये भी ठीक है। तो किसानों के साथ इतना बुरा हो रहा है, तो लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि उन्हें देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। कोई 1 पैसा नहीं मिला आज तक उन लोगों को, आत्महत्या कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, मजबूत करेंगे। और रही बात, मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, किसी यंग लोगों को, कोई युवा लोगों को कोई नौकरी दी हो, बताओ, एक आदमी को नौकरी दी हो, कोई नौकरी नहीं दी। आज कश्मीर के अंदर क्या हाल है, पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, नारे दिए जा रहे हैं। 56 इंच की छाती कहाँ गई? अब मोदी जी कहते 56 इंच की सीना चाहिए, अब सीना कहाँ गया? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं वहां पर। कितनी शर्म की बात है, झंडे लहरा रहे हैं। और गंगा साफ की जाएगी, गंगा साफ की जाए, कहाँ गई गंगा साफ? आज देखिए गंदगी बहुत है, चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे दिल्ली के अंदर देख लीजिए, चाहे मथुरा पे चले जाओ, बहुत बुरा हाल है गंगा का, जमुना का बहुत बुरा हाल है। आज महंगाई कितनी हो गई है, दाल चीनी पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, बताइए आप। जब बाहर के मुल्कों में पेट्रोल के दाम कम थे, रही है मोदी सरकार, उतनी सफलताएं नहीं है, केवल विफलताएं आपको नजर आ रही है। संदीप जी क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो मुझे पूरा बोलने का मौका, बिल्कुल मौका दिया जाएगा जी। बड़ी अच्छी प्रश्न हमारे मित्र मनोहर जी ने उठाए सरकार के ऊपर, और कांग्रेस के मित्र ने भी उठाए। मैं इन सभी प्रश्नों का सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगा। एक तो गंगा की बात हो रही है, गंगा सफाई पे हमारी एक
प्लान बनी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही 55 सालों में, और कांग्रेस ने गंगा की दुर्दशा ऐसे करी कि गंगा यमुना इनके किनारे इतने प्लांट लगाने की अनुमति इन्होंने दी कि बड़ी बड़ी कंपनियां आई और वहां सीवर लग गई, वो सारी सीवर की पानी गंगा यमुना में जाती है। अगर इनके पास कोई योजना हो तो ये बताएं, विपक्ष को भी बताएं, अपनी सरकार हमारी सत्ता पक्ष को बताएं कि इनके पास योजना ये है कि आप ये करो, ये सुधार हो जाएगा। ये तो कर नहीं पाए। जब हम करने लगे तो उसमें ये कमियां उजागर करें। इन्हें पता है कि ये सरकार जो तय सीमा है उस सीमा में ये काम कर लेगी। क्यों? क्योंकि अभी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जो फैक्ट्रियां वहां लगी हुई हैं उनके वाटर को कैसे हम जाने न दें, रोकें, और उस पानी का कैसे सदुपयोग हो, उसको हम फर्टिलाइजर बनाएं, जनता को दें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें काम करना है। मेरी बात साहब सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं बोल ही नहीं रहा था। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी का एक बयान था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे कि योजनाओं के 98% धन जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, और उन्हें प्रधानमंत्री रहते ही आभास हुआ। हमारी सरकार भ्रष्टाचार जो देश मानता है वो भ्रष्टाचार ये है कि जो सरकारी योजनाओं के धनों की इतनी बड़ी लूट है उसको कैसे कम किया जाए। उस कम करने की दृष्टि में हमारी सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण पहल करी वो ये करी कि हमने अकाउंट खुलवाए। हमने कहा सब्सिडी का पैसा सीधे जनता के घर में जाएगा, बिचौलिया खत्म किया। आपको जान के हैरानी होगी कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस जो अपनी सरकारी बिल्डिंगें बनती थी या रोड बनता था वो सीमेंट जो लेती थी 240-280 रुपये बोरे लेती थी। हमने उस बिचौलियों को खत्म करके आज हम वो 160-180 रुपया ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो मार्जिन है देश के लिए हम बचा रहे हैं। दूसरी बात रही पारदर्शिता की बात, तो हमने जो गरीबों को मिलने वाली योजना थी, जो हमने डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल भारत की बात करते हैं, वो चाहे ई बस्ती योजना हो या ई छात्रवृत्ति हो, या सीधी हम चाहते हैं कि जो जानकारी हो कॉल सेंटर के माध्यम से जनता तक जाए। अभी एक मनोहर सर पूछ रहे थे कि कोई ऐसी योजना नहीं है, इसमें 48,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमें एक योजना बनानी पड़ेगी, और जो हमारा मैन पावर है, भारत का मैन पावर है, हमारी जनसंख्या अभिशाप भी है और वरदान भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्किल्ड करें और भारत की जनसंख्या अभिशाप होने के बजाय वरदान बने और भारत मजबूत बने। दूसरी बात, इनकी सरकार जब थी तो 30 सालों में ऑप्टिकल फाइबर जो था 10 लाख किलोमीटर बिछा। हमने 3 साल में 7 लाख किलोमीटर बिछाने का लक्ष्य रखा है। देखिए, सीमेंट की बात कर दी, हमारी यात्राएं हुई, हमने देश भर में, हमारे विदेशों में हमारी यात्राएं हुई। आज 120 ऐसे देश हैं जो हमारे सीधे संपर्क में हैं, जो जिससे हमारा उद्योग भारत का बढ़ेगा। तो कांग्रेस तो इसलिए, देखिए, 1000 बच्चों को हमने यूक्रेन में, 7000 लोगों को इराक में, लीबिया में 31,000 लोगों को हमने अपने भारतीयों को बचाया, और साथ साथ विदेशियों को भी बचाने की कोशिश करी। बिजली उत्पादन में हमारी बढ़ोतरी हुई, जहां तक 6% था वो 8.8% अब हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनोहर जी ने कहा, जो पैमाना मनोहर जी ने रखा, उस पैमाने को शायद मनोहर जी को और अच्छे तरीके से जानकारी करनी पड़ेगी कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट 2014 में 4% था वो बढ़ के 5.8% हो गया इस साल। जो महंगाई दर 2014 में 6.2% थी वो घट के माइनस 2.33% हो गई। खुदरा जो व्यापार मनोहर जी बात कर रहे थे 8.5% थी कांग्रेस के राज में, जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ा वो 5.15% हो गई। ठप योजना, जो उद्योग धंधे थे, कल कारखाने थे, जिसको सबने सट्टर डाउन कर दिया कांग्रेस ने। एक मिनट, हम बात समाप्त कर रहे हैं। वो 14% थी, आज वो घट के 4% पे आ गई। तो एक साल के अंदर हमने एक ठोस शुरुआत करी है। हमने ये भी कोशिश करी कि जो आम आदमी वो एम्पावर कैसे होगा, आम आदमी मजबूत कैसे होगा, आम आदमी की सत्ता में भागीदारी कैसे होगी। हम चाहते कि भारत, हाँ, एक स्वच्छता अभियान के ऊपर प्रश्न आया, मैं उस प्रश्न का भी जवाब देना चाहता हूं। हम मानसिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं, और गांधी जी भी ये बात कहते थे कि अगर सभी भारतीय सोच लें कि हमें गुलाम नहीं रहना, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गुलाम बना के नहीं रह सकती। हम अंग्रेजों से वो लड़ाई जीत गए जब हम जन जागरण हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री ऐसा भारत को मिला है, वो चाहता है कि हर भारतीय ये सफल और सबल प्रयास करे कि उसे एक मजबूत भारत बनाना है और मिलकर बनाना है। वो भारत को एक ऐसा नेतृत्व मोदी के रूप में मिला है, भारत मजबूत हो जाएगा, सबल हो जाएगा। इसमें कांग्रेस का बड़ा एक अच्छा रोल है। कांग्रेस क्या करती है कि जो अच्छा काम करे
एक उसके पास धर्म और जाति के चश्मे से वो भारत को देखती है, उसका पैर पकड़ के और लटको, तब तक लटकते रहो जब तक लोगों को पता ना चले कि मैं सांप्रदायिक शक्तियों के नाम पे लोगों को बदनाम करो और बांटो जितना ये बट सके, और गरीबों की गंजी पे गरीब बनाओ और राज करो। आपने ऐसा हिंदुस्तान बना के छोड़ा, इसको अच्छा बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा साहब। आप इतना ज्यादा विरोध करते हैं, इतना ज्यादा विरोधी हो जाते हैं, कभी आलोचना छोड़िए। संदीप जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है, पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करने का। एक तरह से रिपोर्ट कार्ड तो अभी पेश होगी, लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी की ओर से रिपोर्ट कार्ड आपने ही पैनल पे रख दी है। आपने तमाम उपलब्धियां जो हैं वो गिनवा दी हैं, लेकिन आपकी उपलब्धियों से पैनल जो है, जो भी उपलब्धियां आपने गिनवाई है, पैनल कितना संतुष्ट है ये उन्हीं से जान लेते हैं। वंशीलाल जी क्या कहेंगे? पूरा ब्यौरा जो है वो संदीप जी ने दिया है बाकायदा। कहाँ गया काला धन? और मोदी जी ने कहा था 3.5 साल में तो आप एसआईटी नहीं बना पाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। अरे साहब, जब पहले कैबिनेट में एसआईटी बनी, आप तो सत्ता में रहे हो, आप जनता को क्यों गुमराह करो? जो सच्चाई है जनता को बताओ ना। वंशी जी, आप सुनने वाली बात ही नहीं करते हो, आप गुमराह करते हो। जो सरकार आते ही सरकार का जो पहला फैसला, सरकार ने ये फैसला किया, आपको तो और कहना चाहिए कि सरकार जो है रास्ते बना रही है, सरकार ये रास्ते बना रही है। सफाई अभियान चालू किया, अरबों रुपया खर्च कर दिया, अरबों रुपया खर्च कर दिया। आज कूड़े के ढेर है जगह जगह, कूड़े के ढेर है जगह जगह। मोदी जी बाहर घूम रहे हैं, आपको सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री। बंसीलाल जी, जनता को आज आप ये बताइए कि आप रचनात्मक विपक्ष में तमाम योजनाएं, ये जो आप देख रहे हैं आगे बढ़ेगा। संदीप जी, ये जो तमाम योजनाओं का जिक्र हो रहा है, जो संदीप जी ने भी की है, हम मोदी सरकार की तमाम योजनाएं सुन रहे हैं। आने वाले वक्त में लोग लाभान्वित होंगे और कुछ लोग लाभान्वित अभी भी हो रहे हैं। विदेश यात्राओं पर प्रश्न उठा रही है विपक्ष, लेकिन ये भी तय बात है कि अगर ये यात्राएं होंगी। शराब से विदेश मंत्री हैं तो उन्हें जाना चाहिए ना विदेश में। अब मोदी जी घूम रहे हैं, प्रश्न बनता है यहाँ पर। आपको पता है, जानकारी आपको नहीं है, सुषमा जी 22 देशों में सुषमा स्वराज जी, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ में नजर नहीं आई है। आपको नहीं पता है। संदीप जी, विदेश दौरे पर देश के प्रधानमंत्री हैं। कश्मीर के अंदर आज आप जिस झंडा लहराया जा रहा है, कश्मीर के अंदर सत्ता में कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, आज तक ऐसा नहीं हुआ वहां पर। आज जवाब दे रहे हैं, आज इतना बुरा हाल है कांग्रेस के जो जिनों की फैक्ट्री है दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिनकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री बंद करके बाहर जा रहे हैं। चाइना से माल ले रहे हैं, चाइना से माल ले रहे हैं, वो चाइना से माल ले रहे हैं। बताइए, देखिए गंगा जमुना बहुत बुरा हाल है। हो गया, बहुत अच्छे नहीं। आप विषय पे क्यों नहीं बात करेंगे? बिल्कुल विषय पे ही बात होगी संदीप जी। मनोज बताइए मोदी जी ने क्या किया, बताओ। विषय पे बात करिए, इतनी बातें तो बता दी, अभी आपको कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, मैं एक बात आज नौकरी दवाई युवा को नौकरी। बंसीलाल जी, एक सेकंड। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब पार्टी के प्रतिनिधि आपस में चर्चा करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो एक पॉलिमिक्स खेल रहे होते हैं, अपने अपने दांव में अखाड़े में मानते हैं आप ये बात? बिल्कुल होता ही है। देखिए, जब जो लालू यादव, कहां पर होगा प्रश्न, जो लालू यादव जो अपने बैड गवर्नेंस के लिए बड़े कुख्यात थे, वो भी जब अपना चार्ट निकालते थे तो एक अखबार भर जाता था। बिल्कुल खोज के निकालते। हमने कभी नहीं कहा कि मोदी की सरकार अंडर परफॉर्म कर रही है, पॉलिटिकल अपोजिशन कह सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे। आप भी अगर विपक्ष में होते तो आप भी कहते हैं यही नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस की सरकार थी तो तमाम अच्छाइयों को हटा करके बुराइयों को निकाल करके इतने आक्रामक तरीके से पेश करते थे, सबको मालूम था कि वो चुनाव लड़ रहे थे। और जब वो सरकार में आ गए तो कहते कि मैं कहां कह रहा हूं कि सबको श्रेय नहीं मिलना चाहिए, सबका योगदान है, नेहरू से लेकर सबका, और मैं भी योगदान करने जा रहा हूं। तो अपने अपने हिसाब से लोगों की भाषा बदल जाती है, अपनी रणनीति के तहत, चाहे वो सदन में हो या मीडिया के मंच पर हो या अपने लोकर के हो। लेकिन एक चीज जरूर है, मैंने पहले ही कहा, अब जैसे संदीप जी ने कहा कि मैंने पैमाना, तो मैंने पैमाना में मैंने ये कहा कि आपका महंगाई जो है नहीं घटा, लेकिन विपक्ष हमले कर रहा है। एक दाल की कीमत जरूर बढ़ी है, लेकिन तमाम चीजों के कीमतें जो है नियंत्रण में है, ये फैक्ट बात है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है। एक सेकंड, बहुत बड़ा ये नहीं, लेकिन ठीक है, एक बहुत नहीं तो पेट्रोल का, एक सेकंड सुनिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब, एक सेकंड, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब गिर रही थी तो आपने मोदी की तारीफ नहीं की थी, और जब कीमतें जब बढ़ रही हैं तो आप उन पर हमला क्यों करेंगे जब वो रेगुलेशन मार्केट लिंक्ड है? नहीं, ये मार्केट लिंक्ड है। हाँ, तो किस्मत है तो उनका किस्मत है
सब्जियां बढ़ी हैं, सब्जियां बहुत बुरा हाल है, तो सब्जियों का, सुन तो दालों का लीजिए। बुरा हाल है। अरे आज कारोबार सर बंद हो गया। अरे भैया किस्मत है तो बदकिस्मती भी आ सकती है। सर, किसी आदमी का किस्मत हमेशा नहीं रहता ठीक बात है, है। सर। और अंतिम जो पैरामीटर जो है वो आपके परफॉर्मेंस, आपके इंटेंशन और आपके तमाम चीजों से लागू होता है। मैं एक बात यहाँ और जिक्र करना चाहूंगा कि मोदी जी जब अपने बारे में जब कहते हैं, यहाँ के विदेशों में भी कहा कि मैंने एक दिन की छुट्टी ली क्या, मैं 1 मिनट बैठा क्या, ये बड़ा मिसलीडिंग चीज है। प्रधानमंत्री अरे 48 घंटे काम कर ले, देश की सूरत नहीं बदलेगी। देश की सूरत तब बदलेगी जब देश के 5 करोड़ ब्यूरोक्रेट पूरे दिलो दिमाग से जनता के लिए काम बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। और वो जाहिर तौर काम पर ये सिस्टम प्रश्न बनाने उठा वाले है। का होता है। तो ये बार बार क्रेडिट लेना कि मैं कभी बैठा नहीं, ये लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की बात है। इससे कुछ नहीं होता। सिस्टम बनाने के लिए आप मोदी जी जो काम करेंगे, कम से कम हम लोग जैसे न्यूट्रल एनालिसिस उसकी हमेशा तारीफ करेंगे। और जहां तक सरकार में खर्चे बचाने के लिए नौकरियों पर पाबंदी की बात है, तो फैक्ट यह है कि सरकार के ऐसे अनेकों महकमे हैं जहां पर कहीं ओवर स्टाफिंग है तो कहीं पर अंडर स्टाफिंग भी है। जहां 10 लोगों की जरूरत है, लंबा प्रोसेस है एम्प्लॉयमेंट देने का, प्रक्रिया करने का और परमानेंट जॉब देने का। आप जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो है गवर्नमेंट में लाखों पैदा कीजिए और उनको एक मिनिमम वेज दीजिए, जबकि प्राइवेट सेक्टर में वो चीज नहीं मिलता है। आप क्यों अपना जाहिर तौर पर खर्चा बचाने के लिए जो है आपने 1 साल के लिए नौकरियां बंद कर दी। आप पर क्वेश्चन मार्क उठेगा कि आप आरटीआई में बिलीव नहीं करते हैं। आप सीआईसी का तो है तुरंत आप अपना अपॉइंट करिए, जिससे कि आरटीआई का जो भी राइट मिला है उसके तहत काम हो। हम इस बात को और कहेंगे, जो संदीप जी, हालांकि उनका पिछले 2 साल में कई पार्टियों की यात्रा करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन संदीप जी को यह मालूम होना चाहिए कि जो आपने कहा कि डायरेक्ट बैंक में हम ट्रांसफर करेंगे, ये आइडिया ओरिजिनल आपका नहीं है, ये आइडिया कांग्रेस पार्टी का है, चिदम्बरम का है। उन्होंने कैश फॉर ट्रांसफर स्कीम की परिकल्पना 2012 में कर दी थी। मोदी सरकार उसे आगे बढ़ा रही है। मोदी का जो है ओरिजिनल आइडिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से आता है, जिसकी शुरुआत करने वाली कांग्रेस पार्टी है और उस पॉलिसी पर बैक ट्रैक करने वाली सोनिया गांधी है, जो इनकी बंसीलाल की सबसे आदरणीय नेता है। और इस वजह से इतनी महंगाई बढ़ी, इतनी मुद्रास्फीति आई और जो पॉपुलिस्ट उनकी स्कीमें जो थी वो घोर अनपॉपुलर हो गई और जनता ने उन्हें गद्दी पर से उतार दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार अब तक अच्छा काम की है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगले 4 सालों में उनका बहुत सारा ऐसी टेस्ट होगा। लेकिन जमीन अधिग्रहण के मामले पर एक मैसेज तो चला गया किसानों में कि ये बिल्कुल जिद पर अड़े हैं और संपत्ति का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार, मैं एक लाइन कहूंगा, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है। संदीप जी जानते हैं, तो क्या जमीन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है? ठीक है, हमारी नीयत अच्छी है, हम जमीन के किसानों की जमीन कॉर्पोरेट को नहीं देंगे, फिर भी उनकी इच्छा का पालन करना जरूरी है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जो 10 लाख एकड़ जमीन जो सेज के बहाने लिया गया है, उसका मनी एप्रिसिएशन सारे कॉर्पोरेट कर रहे हैं और उस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। क्या उसमें किसानों को शेयर नहीं होना चाहिए? आप लैंड बैंक स्कीम लेकर के आइए। तो हर चीज के लिए तमाम ऑप्शन अवेलेबल है। अभी किसानों के मामले में, भ्रष्टाचार दूर करने के मामले में, प्राइसेस को परमानेंट स्टेबलाइज करने के मामले में इस सरकार का काम आना बाकी है। जा रही हैं तो नाकामियां भी कई सारी हैं और इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बीजेपी की, अगर उपलब्धियां आप गिरा रहे हैं तो कई नाकामियां भी हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर उनकी उपलब्धियों की भी और उनकी नाकामियों की भी। यहाँ पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ में मौजूद हैं वंशीलाल, नेता कांग्रेस, संदीप दुबे, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद है पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार, और मनोहर मनोज, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद है। मनोज जी, ब्रेक से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे, कई उपलब्धियां और नाकामियों की भी यहाँ पर बात कर रहे थे। खासकर यहाँ विदेश दौरों पर कई प्रश्न उठ रहे हैं। विदेश दौरों को लेकर नरेंद्र मोदी के कई प्रश्न उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि लगातार विदेश दौरों पर ही है नरेंद्र मोदी, लेकिन देश की जो बेसिक समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। क्या वाकई ऐसा है? और अगर और देशों से जो मैत्री संबंध बढ़ाने की बात हो रही है, व्यवसाय जोड़ने की बात हो रही है, वहीं पाकिस्तान के प्रति कहीं दोहरा रवैया नहीं नजर आता है नरेंद्र मोदी? देखिए, मैं इस पर 3-4 बातें कहूंगा कि फॉरेन अफेयर्स नरेंद्र मोदी का, जो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जब नरेंद्र मोदी को पीएम प्रोजेक्ट किया था तो उनका विरोध करने वालों में से मैं भी था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वो आइडियल नहीं लगा था कि उनको पीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है वो है उनकी फॉरेन डीलिंग। उस व्यक्ति ने साल भर के अंदर जो अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जिस फ्रंट पे किया है वो है फॉरेन अफेयर्स पे, और उन्होंने एक नया डिफिनीशन दिया है फॉरेन यात्राओं का, वो है उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट। जितने इनके वादे थे, चाहे वो आपका बुलेट ट्रेन का हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हो, या स्मार्ट सिटीज का हो, आप देखिए जितनी जगह गए नरेंद्र मोदी, चाहे आपके ब्रिक नेशन में गए, अमेरिका में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, चाइना में गए, और तमाम पड़ोसी देशों की यात्रा की, सबके साथ मोदी ने डील किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में, चाइना के साथ जो है ट्विन सिटी और स्मार्ट सिटी, ठीक है, जापान के साथ बुलेट ट्रेन, तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक डायमेंशन दे रहे हैं। और जो दूसरा लेकिन इसके रिजल्ट तो आने वाले वक्त में बता रहा, हाँ आएंगे। दूसरा इसका जो बहुत बड़ा जो इसका एक जो इंटरलिंक है वो है आपके मेक इन इंडिया कैंपेन से। मेक इन इंडिया दरअसल जो है इन्वेस्ट इन इंडिया कैंपेन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाएं, और जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंसेस है, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक वो गैप पूरा नहीं होगा, और तब तक आपको एक्सटर्नल परफेक्शन नहीं मिलेगी इकोनॉमी की। लोग इसकी आलोचना करें अपने जन आवाज में, क्योंकि जनता फॉरेन अफेयर्स में ज्यादा मतलब नहीं रखती है, लेकिन देश के ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इससे पहले ये बहुत ज्यादा उजागर भी नहीं हुआ। बिल्कुल, फॉरेन अफेयर्स को देना बहुत जरूरी है। और नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही इवेंट शपथ ग्रहण समारोह में सार्क कंट्रीज के लोगों को जिस तरीके से बुलाया था, वो एक उनका मास्टर स्ट्रोक था, खास करके नेबर्स के साथ रिलेशन बनाने को लेकर के, और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं। और जो आपने कहा कि देश और विदेश के मोर्चे पे, तो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा व्यस्त होता है उसको आप एक्स्ट्रा 2-4 काम और दे सकते हैं, वो कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी इज ए वेरी बिजी गोइंग पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अगर वो विदेश ज्यादा घूमते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो देश में भी ज्यादा एक्टिव होंगे, और वो हैं। लेकिन उनकी आलोचना के और कई सारे बिंदु हैं कि सुष्मा स्वराज को आप क्यों नहीं ले जाते। बिल्कुल, ये प्रश्न बड़ा वैलिड है जो बंसीलाल जी ने उठाया, बिल्कुल वैलिड प्रश्न है। आप विदेश मंत्री को आपको ले जाना चाहिए, या तो आपके मन में कोई रिजर्वेशन है। दूसरी बात ये कि आप जो है जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो आपकी फंक्शनिंग है, कहीं ना कहीं मैसेज गया है कि आप मंत्रियों को उस तरीके के राइट नहीं देते हैं। आप कंट्रोल करिए, लेकिन कंट्रोल के मैकेनिज्म जो है, ये नहीं लगता कहीं ना कहीं कि पूरी की पूरी बीजेपी सिमट गई है नरेंद्र मोदी तक, उनके नाम तक सिमट गई है? आप कितना समय दे रहे हैं मुझे ये बताइए पहले। बिल्कुल, समय है आपके पास। आप काफी देर से चुप बैठे थे, तो मैंने सोचा आपको समय दे दिया। श्रोता की तरह सुन रहा था, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था कि आप पैनल में बुलाई हैं, जी बताइए, तो थोड़ी मेरी बात भी सुनिए। बिल्कुल, क्या कहना चाहता हूं जी। विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं, एक चैप्टर पे मैं आ रहा हूँ बारी बारी से। इस पूरे यात्राओं में 18 देशों की यात्रा की, नेपाल को मिला लें तो 2 बार यात्रा की, 19 यात्राएं। ठीक है। इस 19 यात्रा की उपलब्धियां जितने एमयू हैं उस पर गौर कीजिएगा, तो उसकी उपलब्धि का जब ग्राफ आप पूरा लेंगे, जितने भी एमयू जगह जगह हुआ है, उसके रिजल्ट आने अब बाकी हैं। उसका सिर्फ होमवर्क हुआ है, ठीक है, एक ग्राफ जैसा तैयार हुआ है कि हमें इस एरिया में काम करना है। उसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। निवेश जितना होना चाहिए उसका 10% भी नहीं आया अभी निवेश भारत में जी। एक अब आप आइए, शुरू में इन्होंने सार्क कंट्रीज के जितने भी शासनाध्यक्ष उनको बुलाया, बहुत अच्छा शो था वो शुरू का। लेकिन आज की तारीख में सार्क कंट्रीज के आधे जो शासनाध्यक्ष हैं मोदी जी के खिलाफ हैं। मैं शुरू करता हूं अफगानिस्तान से।
अफगानिस्तान ने अभी एक समझौता किया है पाकिस्तान से, जिसमें ISI वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रेंड करेगी। यानी डूरंड लाइन पे जितने भी हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं RAW के, या कई जगह अफगानिस्तान के खासकर चवार वाले सीमा पर जो ईरान से लगा हुआ है, उन इलाकों में आप धीरे धीरे फिल्टर करना चाहते हैं, रॉ के लोग अपना ऑपरेशन समेट लें, रॉ के लोग भारत धीरे धीरे वहाँ जितनी भी परियोजनाएं हमारी चल रही हैं, लगभग 10 अरब डॉलर की परियोजनाएं पहले चली थी, 2.5 अरब इस समय चल रही हैं परियोजनाएं, वो सब कुछ ध्वस्त करने की योजना ISI ने बना ली है वहाँ पर। आप उस मोर्चे में फेल हैं। मालदीव में आप फेल हैं। मालदीव में आप जाने से आपने मना कर दिया क्योंकि वहाँ जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको घसीट लिया गया था सार्वजनिक रूप से। मालदीव से आपके रिश्ते बिगड़ गए। आपके बहुत अच्छे रिश्ते, अभी हम नहीं कह सकते कि कंफर्म रिश्ते जो होते हैं वो श्रीलंका से आपके। तो श्रीलंका तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस वक्त हमारी विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थी तो क्या बयान दिया था श्रीलंका की ओर से, ये भी हमने देखा था, मछुआरों पर उन्होंने दिया था। तो वाकई संबंध बेहतर बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना सार्थक नहीं हो पा रहे। जी तो आप दूसरा ये कि विदेश यात्राओं में आपने एक मंच बना दिया सीधा सीधा सरकार की आलोचना का। किसी भी प्रधानमंत्री ने इस देश के विदेशी मंच पे जाके आलोचना अपने पूर्ववर्ती सरकार की नहीं की है। आप वहां जाके आलोचना करते हैं, ये भी बड़ा यूनिक है। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा जगह जगह जाके आप शो करना चाहते हैं, शोमैनशिप आप दिखाना चाहते हैं, ये भी एक कूटनीति की मयार को कम करता है, उसको बहुत नीचे दिखाता है। इधर आपने जब सरकार की शुरुआत हुई थी उस समय सरकार की शुरुआत के समय आपने ऐलान किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को की मूर्ति के लिए हम गांव-गांव जाके लोहा इकट्ठा करेंगे। 200 करोड़ रुपया हम उस मूर्ति के लिए फंड जमा जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए? किस गांव में आपके कार्यकर्ता गए? कहां से लोहा आपने इकट्ठा किया? है ना? तो कई सारी चीजें हैं कि देश से चल मेरे ख्याल से संदीप जी इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि शायद एक साल में सभी कुछ होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है इसके लिए थोड़ा वक्त आने वाला। आप मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं। चाइना मेक फॉर इंडिया कार्यक्रम, आप मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लेकर देखिए, वादों के बिना तो वंशीलाल जी आप सत्ता में आ, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, वो आ ही नहीं सकता। लेट मी फिनिश। ये गलत है, ये पैनल में गलत होता है। बोलते जाइए ना। नहीं तो कैसे आप लड़के और चीख के तो नहीं बोलते। हर आदमी का नेचर वो नहीं होता है। आप चाहते हैं मैं चीख के बोलूं, फिर मैं चीखना शुरू करूं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है चाइना का, वो मेक फॉर इंडिया कार्यक्रम है। आपकी पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से खा रहा है। आज आप कह रहे हैं कि खुदरा व्यापार में हम नहीं घुसने देंगे किसी को, आपने ऐलान किया था, आप उस रास्ते को रोक रहे हैं। आप गौर से देखिए, इंटरनेट के थ्रू खुदरा व्यापार जम के हो रहा है इस देश में। टैक्स मारे जा रहे हैं, जगह जगह टैक्स मारे जा रहे हैं। खुदरा व्यापारी 1 साल 2 साल के बाद देखिएगा, जिन्होंने दुकानें किराए पर ले रखी हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। इंटरनेट के जरिए आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उन्हें रोक सको। ये आप लेजिस्लेशन कीजिए संसद में कि हम इंटरनेट के जरिए इस देश में खुदरा व्यापार को ला रहे हैं। तो आप एक तरह से इस देश को बनाना क्या चाहते हैं, किस मॉडल पे ले जाना चाहते हैं, ये इस प्रकार के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संदीप जी क्या कहेंगे? नहीं, पुष्परंजन जी की काफी अच्छी बात है। जब पुष्परंजन जी आलोचना करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इससे। लेकिन मैं बताऊं कि हमने एक ब्रॉडबैंड को लेके पूरे भारत को जो हमारा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट में हमने पूरे भारत को जोड़ने का बीड़ा उठाया है। जैसे आपकी बिजली के खंभे होते हैं हर जगह जाते हैं, वैसे ही ब्रॉडबैंड पूरे देश में आपको मिलेंगे। तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। हम अपने जो हमारा कंज्यूमर है और हमारा जो कहते हैं ना उपभोक्ता है, जो और मार्केटिंग में बैठे हमारे जो सेल्स करने वाले लोग हैं, या हमारा जो बाजार है, उस बाजार को हम खराब नहीं होने देंगे और उसको मजबूत करेंगे। उसके लिए हम बेहतर प्लान लेके आ रहे हैं। इनकी जायज़ है, चिंता बिल्कुल जायज़ है। उस चिंता से मैं भी जो है इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन उस चिंता के समस्या के समाधान के लिए ऑलरेडी जो हमारे रविशंकर प्रसाद जी का मंत्रालय उस पर काम कर रहा है। आज खास तौर से
दूसरी बात जो रही बात हमारे और देशों से, तो देखिए भारत एक विश्व जो है एक बाजार हो गया आज की डेट में, और बाजार में किस देश से हमारी मित्रता है और किस देश से कम है, किस देश से ज़्यादा है, हमें उस मित्रता में लिबरल होना पड़ेगा और हमें भी अपने देश को मजबूत करने के लिए उस बाजार पे खड़ा होना पड़ेगा। तो हम लोग की कोशिश है कि भले ही वहाँ पैरों की मजबूती बहुत ज्यादा ना हो, नहीं बिल्कुल ज्यादा होगी। हम 2-4 देश से क्यों अपनी तुलना करते हैं। आज भारत, आपको मैं बता दूं, जो अभी एक मैंने पढ़ा बीबीसी हिंदी के उसमें कि भारत 2055 में एशिया की तीसरी, वर्ल्ड की सबसे तीसरी इकोनॉमी ताकत होगी, जिसमें 55 तक तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा संदीप जी। ये सारी 55 तक तो दुनिया चेंज हो जाती है। आज एक साल में आप दुनिया चेंज करने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में काम हो रहा है। आप चाहते कोई काम भी ना हो और सिर्फ आलोचना हो, देश का ढांचा बदलने की बात कर रहे हैं। हम उस आलोचना का जवाब हम गुस्से में नहीं दे रहे, हम उस आलोचना का जवाब हम अपने निर्माण से दे रहे हैं। भाजपा और भाजपा की सरकार, ऐसे तो यूपीए की भी कई योजनाएं थी जो लॉन्ग टर्म थी, वो हम निर्माण की भावना से काम कर रहे हैं। हम देश के अंतिम व्यक्ति तक को मजबूत करने की भावना से काम कर रहे हैं। मनोहर जी ने कृषि को लेकर भी सवाल उठाया। किसान जब भारत का जब तक मजबूत नहीं होगा, आप चाहते किसान गरीब क्या आपको वाकई लगता है जो आपको भूमि अधिग्रहण है किसानों को मजबूती दे रहा है? ये चीजें आई थी, मैं आपको बताऊं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सड़कों को जोड़ने की योजना बनाई, पूरे देश में सड़क बनाया जाए, तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि कैसे संभव, और वो संभव हुआ। आज देखिए हर जगह अच्छी अच्छी सड़कें दिखती है पूरे भारत में। भारत मजबूत हो गया। सड़कें बनाई है एक साल में, कहां सड़कें? आप मेरी बात, बंसी जी आपकी बात यही अच्छी लगती है, आप बीच में जरूर कूदोगे। और जब मैं बात कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना की, तो जो जब योजनाएं आती हैं फ्यूचर प्लान लेके आती हैं और देश के हर व्यक्ति को उसमें जोड़ती हैं। और एक मनोहर जी ने भी एक बड़ा प्रश्न किया कि भाई इस जनसंख्या को लेके, भारत की जनसंख्या, तो मैं कहता हूं भारत की जनसंख्या अभिशाप नहीं है, वरदान है। और इसको हम जिस दिन एम्पावर कर देंगे और इसमें जो क्षमता है उस क्षमता को लेके आएंगे भारत के निर्माण के लिए, जो अभी तक नहीं हो पाया, वो शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि हमारा भारत का नौजवान मजबूत होगा आर्थिक रूप से, तो भारत ज्यादा तरक्की करेगा, भारत ज्यादा आगे बढ़ेगा। क्या वाकई हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्री बंद हो रही है, सब चाइना से माल हिंदुस्तान के अंदर। अरे साहब एक साल में सब कुछ हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, चाइना से माल आ रहा है। आप देख लीजिए ना, पत्रकार मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, एक करिए उसका एक की बात रखने दें संदीप जी। देखिए कर देते हैं। जी संदीप जी उन्हें भी बात बोलने दीजिए, जी वंशीलाल जी, उनका टर्न आया है। जी वंशीलाल जी, आज हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्री बंद हो रही है, चाइना से माल आ रहा है, माल चलता नहीं है, बिजली के वो आते हैं, लड़ियां आती हैं, बल्ब आते हैं, वो चलते नहीं है। वो तो काफी पहले से आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, अभी ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, अब ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अब ज्यादा और कम का आंकड़ा और चाइना जो है हमारे वहां पे कब्जा करना चाह रहा है, पहले से करना चाह रहे हैं, अब भी करना चाह रहा है। अभी अब मोदी जी बाहर गए हुए थे, अब भी करना चाह रहा है। पहले भी सीमाओं में घुसपैठ हुई है पाकिस्तान के अंदर। देखो आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने, आप बताएं। सरकार जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा ना करे ना, जिन कामों में आप खुद नाकामयाब थे उनका। आज बात सुनिए, सुई तक नहीं बनती थी हिंदुस्तान के अंदर, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बन रहे हैं और मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। ये कांग्रेस की देन है। अगर आज हिंदुस्तान आजाद ना कांग्रेस पार्टी कराती तो कांग्रेस की आज, हाँ ठीक है, वो होल सेंचुरी की देन है, ठीक है, मंगल ग्रह पे तो है, तो हिंदुस्तान की देन। सही मोदी जी भी कह रहे थे कि मंगल ग्रह पे हम पहुंच गए। और बस आज हिंदुस्तान आजाद ना होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी ना बनते। आज बनारस के अंदर गए, आज बुनकल का क्या हाल है, वहां पे जाके पूछिए बनारस के अंदर क्या बुरा हाल है। बनारस के अंदर उन्हें क्या किया था कि तुम्हें अच्छी फैक्ट्री लगा के देंगे, अच्छे मशीनरी देंगे। आज बुनकर वहां पे बहुत बुरा हाल है। वंशीलाल जी, मैं इस बात से किसानों का बुरा हाल है, क्योंकि अगर ऐसी बातें निकलेंगी तो कहीं आपकी भी हमें छोड़ो ना, अब लग जाएगी, वाली बात हो जाएगी। हमारे खिलाफ तो चलते रहे, अब मोदी जी है ना, आज किसानों का आप उनके खिलाफ करें, वो आपके खिलाफ करें, जनता आखिर क्या करे? प्रश्न तो यही है ना, प्रश्न तो यही। किसान आज से परेशानी है हमारे देश में, किसानों की समस्या आज की नहीं है, किसान आज से आत्महत्या नहीं कर रहे। आप लोग तो गेंद उछालते हैं, एक की तरफ वो उछालते हैं, दूसरी की तरफ जनता में यूं ही पागल बनती रहती है आप राजनीतिक दलों के बीच में। देखिए बात ये है कि कुछ प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल किस्म का होता है, पेरिनियल होता है, जो सिस्टम से जुड़ा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल की कि सैकड़ों 150 साल के पुराने कानून, कोई जिसका माने नहीं, संदीप जी कानून के जानकार हैं, उनको मालूम होगा, सबको ध्वस्त किया। ये बड़ा प्रशंसनीय कदम है।
तो व्यवस्था को सुधारने को लेकर के जो भी फंडामेंटल्स हैं उस पर अगर कोई सरकार बिना किसी राजनीतिक नफा नुकसान के काम करती है तो वो स्वागत योग्य कदम है। बाकी जहां तक विपक्ष की राजनीति का सवाल है तो वो तो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। देश के विकास के लिए राजनीति ना हो। देखिए बनारस का हाल रियल में बदहाल है, लेकिन ये भी बनारस सही है क्या देश के कितने लेकिन यही है, ये भी है कि इतने जल्द कुछ हो भी नहीं सकता। और ये भी सही है कि कोई सुपरमैन तो होता नहीं है सरकार में। ठीक है कि कांग्रेस हो सकता है 10 डिग्री ज्यादा तेजी से काम हो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि रातों रात सारी तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल चाइना वाली जो चिंता है बंसीलाल जी की बिल्कुल वाजिब चिंता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के बयान को भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के अंदर कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जरूर जल्द से जल्द लाएं, और जितने हार्डवेयर हैं जिसमें कि आपका ये टेलीविजन का जो वो होता है सेटअप बॉक्स, जी आपका ये मोबाइल सेट, ये जितने हार्डवेयर जो है उसके ज्यादा प्लांट लगे। दुर्भाग्य से अभी चीजें आगे नहीं बढ़ी हैं, अभी भी ब्यूरोक्रेसी का हर्डल बहुत है। एक बात बड़ा ही चिंतनीय है कि चाहे वो मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या कम्युनिस्ट सरकार हो या समाजवादी सरकार हो, सरकार में आने के बाद ब्यूरोक्रेसी सबको प्रिय लगता है, बड़े अच्छे लगते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी का बयान सुनकर मैं हतप्रभ रह गया जब उन्होंने कहा कि वही फाइलें, वही गाड़ी, वही कानून, लेकिन दे आर जस्ट 2 स्टेप अहेड ऑफ मी, वो हमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। व्हाट इज नॉनसेंस। ब्यूरोक्रेसी तो कहा नहीं आप उसको अकाउंटेबल बनाते हैं पब्लिक के प्रति, ब्यूरोक्रेसी आपके प्रति अकाउंटेबल है और वो जनता का कभी ध्यान नहीं रखती, आपको खुश कर देती है, लगता है कि वो तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। अरे 3 करोड़ जो ब्यूरोक्रेसी है, जब तक आप पब्लिक के प्रति उसको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तब तक देश में कभी सुराज नहीं आ सकता। केवल 40-45 कैबिनेट के लोग देश के 125 करोड़ जनता के डे टू डे अफेयर्स को नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं बहुत चीजों में अभी परसेप्शन और पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है। लेकिन एक लास्ट में एक बात कहूंगा कि यार ठीक है, नरेंद्र मोदी के बहुत सारे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन एक बात मत भूलिए कि जो इनका जो गेम चेंजर प्लान है, जिसके बारे में मैंने भी कहा, जन धन और तीनों तरह के इंश्योरेंस योजनाएं हैं, जो ये करने वाली जो बैंक्स हैं, माफ करिए, सारे बैंकों का घाटा और क्वार्टरली रिजल्ट बड़े तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी के लिए घोर चिंता का विषय है। बिल्कुल, बैंकों का जो बढ़ता घाटा है ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो ठीक है कि अभी कई सारी चीजों पर समीक्षा पुष्परंजन जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उपलब्धियां और नाकामियां, बहुत ही हम कहते हैं कि उनमें एक बहुत शब्दों में बहुत कम अंतर है, लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अगर नाकामियों को गिना जाए, जो करंट नाकामियां हैं मोदी सरकार की, वो कौन कौन सी देखते हैं, कौन कौन से? देखिए, जिस सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, सोशल सिक्योरिटी का आईना मैं थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ। जी। जर्मनी में जितने भी लोग बेरोजगार होते हैं उनको इतना मिलता है पैसा कि वो आराम से घर में रह सके, किराए के घर में भी चाहे बाजार में खरीद सके, उनका परिवार चल सके, जीवन उनका चलता है। जी। आप 12 रुपया साल का महीने का लेके या 30 रुपया ही लेके आप क्या दे देंगे 60 साल के बाद, कितना दे देंगे जिससे कि एक आदमी का जीवन चल पाएगा। इस देश में कांग्रेस ने भी बड़ा ध्वस्त किया है सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, जो वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है, वो तमाम पेंशन देखिएगा 500 रुपये में 2 साल पेंशन नहीं आई, 2 साल पेंशन नहीं, 500 रुपये में क्या गुजारा हो जाएगा, 200 रुपये में क्या, 200 रुपये में किसी राज्य में 200 रुपये, वो भी क्या 1 साल 2 साल में मिलता है ना। तो वो तो कांग्रेस के टाइम में भी ध्वस्त हुआ। ये जो करने जा रहे हैं या लेके दिखाना चाहते हैं आंकड़े की, देखिए जी हमने तो 20 करोड़ लोगों से पैसा जमा करा लिया है सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, बड़ा समर्थन मिला है जी। जन धन योजना को विदेश में भी खूब ढोल पीटा है उसका। उसकी सच्चाई ये है कि जब वो मिलेगा ना पैसा, आपको पता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, मृत्यु हो जाती है, वो कैसे धक्के खाते हैं, फिर उसका शेयर फिक्स होता है कि आप 30% दीजिएगा तो पैसा जितना समय शॉर्ट होता है लोगों को। कॉमन मैन अभी भी इस देश में धक्के खा रहे हैं। जिस सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो उस मॉडल पर नहीं है जिस मॉडल पर पश्चिमी देश या विकसित देश चल रहे हैं। उस मॉडल से बहुत दूर का है ये पॉपुलिस्ट एक तरीके से का सोशल सिक्योरिटी है, जिसे आप जनता को बाद में चल लगेगा। जी की बातों से बिल्कुल हाँ, हो सकता है, मुझे लगता है लेकिन वेरी अर्ली कमेंट आप। ये आपका नजरिया होगा, ये आपका नजरिया होगा, मेरा नजरिया नहीं, इसलिए कि उस सिस्टम से मैं आया हुआ हूँ। मैंने 7 साल वो सिस्टम देखा यूरोप में।
आपने शायद उस इंडिया सिस्टम को यूरोप नहीं बना सकते नहीं, ना। आपको बनाना पड़ेगा। आप जो यूटोपियन परिकल्पना आपको यूरोप का बनाना लेके आ पड़ेगा। रहे हैं, आपको इंडिया इज नॉट यूरोप। नहीं, आप उसी अरे मॉडल पे काम कर रहे हैं यूरोप ना। में तो 50% इंपोर्ट होता है फूड आप आइटम। उसी मॉडल पे काम कर रहे हैं यहाँ अरे पर। काम कर रहे हैं तो अच्छा मॉडल अपनाने में आप क्या वही दिक्कत मॉडल है? लेके यहाँ आ रहे हैं। अरे मॉडल की बात नहीं है जिसमें आपको हमारा वही देना भला हो पड़ेगा ना। नहीं, जिसमें हमारा मैं ये भला नहीं हो। कह रहा हूँ कि आप 2 लाख रुपए पर मंथ की सोशल सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन इतना तो देंगे कि जिससे गुजारा चल सके गरीब का। बिल्कुल। अगर आप कोई ऐसी आप क्या योजना शुरू वाकई कर रहे हैं देंगे? जिससे लोग आप लाभान्वित आप हों, अभी तो अभी आप कर ही आपके सकेंगे, इस बयान में कम से कम वो इतना विरोधाभास होना है। चाहिए। आपने कहा था कि बड़ा ये सोशल सिक्योरिटी के नाम पे बैंक में पैसे आ रहे हैं, अभी आपने कहा कि बैंक फेल करने जा रहा है। तो वो दोनों को कहा ना, 2 अलग अलग बातें आप ही कह रहे हैं। आप अपने ही बयान को अलग नहीं, आप मिसलीड कर रहे हैं पुष्परंजन जी। पैनल के साथ ये मिक्स हो गया मेरे ख्याल में। पुष्परंजन पुष्परंजन एक सेकंड मैं बोलना चाहूंगा। पुष्परंजन जी। देखिए ये बड़ा नहीं एक सेकंड गरीबों के आप खाते ये खुलाए, सोसाइटी आपको मैं भी यहाँ पैसा तो पढ़ा सकता हूँ, आप क्या होमवर्क कराएंगे मुझे? जी, जी। देखिए अच्छा निगेटिव पढ़ा। माइंडसेट आप बहुत में ज्ञानी लग रहे हैं। नहीं सुनिए, आप बड़े निगेटिव माइंडसेट में बात कर रहे हो, कोई आलोचना में दम नहीं नजर आता। अभी अभी स्कीम आई और पहले ही आपने उसका डार्क एज इसलिए दिखा कि दिया। उस स्कीम किस को आप आधार पढ़िए पे? ठीक से। ऑन व्हाट बेसिस? देखिए उस आज स्कीम को इतना पढ़िए। बुरा नहीं हाल ना, है, स्कीम को बुजुर्गों पढ़ना क्या है? अभी तो पैसे स्कीम देने, ऑपरेट हुआ है, बुजुर्गों अभी तो पैसे चलना देने, शुरू पैसे हुआ देने, कई है। योजनाएं ऐसी हैं आप जिनका यूरोप का आप कल्पना लेकर के यहाँ कैसे से तय कर लागू करा सकते रहे हैं हैं। कि वो स्कीम सक्सेसफुल है? नहीं कहा मैं कह रहा हूँ आप सक्सेसफुल कैसे कह सकते हैं? भाई बाई डिजाइन इज गुड, बाई डिजाइन इज गुड। मतलब जो शुरुआत है वो लग रहा है कि लोग लाभान्वित होंगे। तो intention समय हमारे बोल पास रहा हूँ। बहुत कम है। आपका इंटेंशन सही नहीं है। समय कम है हमारे पास। मैंने भी बहुत आलोचना की है, मनोहर लेकिन जी मैं समय intention बहुत कम है, मैं बहुत wrong कम नहीं। शब्दों आप में कैसे मेरे एक साल इंटेंशन पर क्वेश्चन कर सकते हैं? मनोहर जी बिल्कुल कर सकता हूँ। आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? एक साल Nobody to question एक साल पूरा होने को है मोदी सरकार आप पढ़ा सकते हैं। क्या बहुत आप कम उम्र- शब्दों आप क्या बोले हो? में आप क्या क्या पढ़े हो? कहेंगे आप जो अंक मिल रहे हैं होमवर्क मोदी मुझसे सरकार को? कराओ। आप अगर नेशनल चैनल आपसे पर बकवास कर रहे हैं। होमवर्क तुम मुझे कराओ। मनोहर जी यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत कम शब्दों में आप ऐसा हमें ये ये बताएं। शालीनता से अगर बात करते जी, हैं, जी। पैनल में बैठे हैं, जी, तो जी। बड़ी अच्छी बात होगी। हाँ, हाँ। और नहीं करते हैं तो मैं भी यहाँ से उठता हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये देखिए चरित्र नहीं है, नहीं नहीं बात- पुष्परंजन जी आप क्या देखिए, होता है कि क्या जब किस तरह आप की अपनी बात अपनी कर रहे हैं? बात आप रखते क्या कह रहे हैं? आप हैं, कभी कभी अपनी अपनी बात किस रखने तरह में की ऐसा हो जाता है है। आप? जी किसका एरोगेंस है आपने? मनोहर किस जी चीज का arrogance रखते मनोहर हो? जी मैं आपसे अपने बहुत बात रखिए, आप वक्त बात हमारे पास मतलब बहुत कम homework करके है। आओ। आप सब लोग अपनी अपनी आप बात कह रहे रखिए। हैं हम सब लोग यहाँ पर negative देश से बात कर की रहे हो। आप मेरे ऊपर कह रहे हैं। देखिए, हाँ तो आप कहोगे तो आरोप का मनोहर प्रत्यारोप जी होगा। यहाँ हम सब लोग देश आप कह रहे हैं के कि लिए ही आप- बात आप- कर रहे हैं, देश की आप- जनता के लिए बात कर बहुत रहे हैं। ज्यादा एरोगेंस से आप भरे पड़े हो और जी कुछ नहीं। मनोहर जी फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगी इस पूरे रिपोर्ट कार्ड पर लेकर, इस पूरे एक साल को लेकर मोदी सरकार के फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट यही है कि बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हैं उस पे अभी बेटर काम करने की जरूरत है, खास करके करप्शन के इशूज पे। करप्शन पे अभी और ब्लैक मनी पर जो भी काम हुआ है, इट जस्ट फेस वॉश। अभी इसमें बहुत सारे काम है, मल्टीपल काइंड ऑफ रिफॉर्म की जरूरत वक्त है। लगेगा। और संदीप जी। जितने प्लान मोदी की सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं, प्राइमा फेसी उसमें बहुत सारे प्रोग्राम अच्छे हैं। मैं उनमें से नहीं हूं कि मन में पहले से ही मन बना करके और प्रिजुडिस हो करके नेगेटिव माइंडसेट के साथ जो है पुष्परंजन जबरदस्ती जी। आलोचना के लिए आलोचना। पुष्परंजन जी इनका यही संदेश, फाइनल यही कमेंट। conclusion मैं आपका है। नाम नहीं लूंगा, हाथ मत नहीं, पड़ेगा। नहीं, आप क्या आप- संदेश कहेंगे पुष्परंजन जी? आप मैं- आपकी मैं अपनी यही राय। कहूंगा जी कि सरकार को गहराई से समझनी पड़ेगी, विपक्ष को भी आप मौका दीजिए और आप अपनी उपलब्धियों का ढोल इतना मत पीटिए कि लगे नहीं कि आपकी पार्टी में कोई और भी, जैसे सुषमा स्वराज की जी बात जी हुई। मतलब और लोगों को आप भी लोग आपको और लोगों को कहीं ना पूरी कहीं एक टीम को अनदेखा ना लेके किया चलिए, जाए। पूरी एक टीम पूरी को टीम लेके वर्क चलिए, होना देश की चाहिए, जनता को देश की लेके जनता। जाहिर सी बात है। संदीप जी फाइनल कमेंट आपसे थोड़ा सा जल्दी। देखिए मुझे लगता है कि हम अपनी सरकार को 10 में से 10 अंक देना चाहिए। उसके बिल्कुल पीछे देंगे reasons आपकी है। सरकार। जो भी हम BJP योजनाएं के हैं उसको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता जिस दिन जागरूक होगी इस देश की, वो सबसे महत्वपूर्ण वो दिन होगा कि भारत की जनता हमारी जागरूक हो गई और वो सच्ची चलिए आजादी जागरूक होगी और आपकी पॉलिसीज को समझ पाएगी, ये आपका कहना है। वंशीलाल जी क्या कहेंगे फाइनल कमेंट? मोदी जी सिर्फ बाहर विदेश में घूम रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का बहुत बुरा हाल है, बहुत हिंदुस्तान परेशान का है। बुरा हाल सर आज से बहुत- नहीं है, हिंदुस्तान नहीं, का बुरा आपकी हाल बात करो ना, आपकी बात करो, आपकी बात कीजिए। चलिए, आप। आपकी बात कर लेते हैं। बहुत बुरा हाल है, फैक्ट्रियों वाले बहुत परेशान है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, बहुत बुरा हाल है इसका। बहुत बुरा हाल है। चलिए आप सब लोग इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। तो सबकी अपनी अपनी राय है। आपने देखा कि बीजेपी इस पर क्या कह रही है और कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। साथ साथ हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका अपना एक नजरिया था कि किस तरह से जो नई नीतियां तैयार की गई हैं उससे लोग कितना लाभान्वित होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी 1 साल पूरा करने को है और बाकायदा रिपोर्ट कार्ड लिए तैयार है लेखा जोखा देने के लिए। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल पर। धन्यवाद।